अस्सलामुअलैकुम, ये है इंट्रोडक्शन टू साइकोलॉजी पार्ट 2 डियर नॉलेज की तरफ से। अच्छा, हमने स्टार्ट किया है चैप्टर 2 एंड चैप्टर 2 में हम टोटल डिस्कशन या टोटल जो हमारा लेक्चर है वो इमोशन के इर्द गिर्द ही घूम रहे हैं। जैसे मैंने आपको कहा था कि चैप्टर 2 बहुत ही ज़्यादा डिटेल्ड होने वाला है, तो इसलिए इसको मैंने डिफरेंट पार्ट्स में भी डिवाइड किया। पिछले जो पार्ट 1 था इस चैप्टर का, उसमें हमने पढ़ा और उसमें हमने सीखा, हमने इमोशन की डिफरेंट डेफिनेशंस जो थी उसको हमने पढ़ी। उसके बाद फिर हमने कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन को सीखेंगे, इमोशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी, मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड कर दी है, उन लिंक पे क्लिक करें, वो वीडियोस आप देख सकते हैं। इसके अलावा कोई भी इस तरह पिछला पिछला कोई भी इस तरह लेक्चर जो है वो आपने मिस किया हो तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताएं, हम आपके लिए डिस्क्रिप्शन सेक्शन को अपडेट कर देंगे। इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। इसलिए इस वीडियो को मैंने पार्ट 2 का नाम दिया, क्योंकि पार्ट 1 में हमने डिफाइनिंग इमोशन, कंपोनेंट्स ऑफ इमोशन को तो पढ़ लिया था। अब इस वीडियो में हम पार्ट 2 स्टार्ट करेंगे, विच इज़ अबाउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन का थोड़ा सा आपको मैं ओवरव्यू दे दूँ कि इसके अंदर हम कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं उसको हम डिस्कस करेंगे, उसको हम सीखेंगे कि कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स जो हैं वो इमोशंस के होते हैं। फर्स्ट वन इज़ यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशंस। उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि इमोशन डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस, देन लॉस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस, आफ्टर दैट देयर विल बी परसिस्टेंसी। उसके बाद फिर है बॉडीली चेंजेस। फिर उसके बाद हम सीखेंगे इमोशनल डिफरेंस वेरी फ्रॉम वन इंडिविजुअल टू अनदर एंड फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर। उसके बाद फिर हम सीखेंगे कि नीड ऑफ इमोशनल रिलेशन और क्रिएटिव टेंडेंसी इन इमोशंस। उसके बाद फिर नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ समटाइम इमोशंस आर डिस्प्लेस्ड और इमोशंस इज़ डिफ्यूज्ड, और लास्ट बट नॉट लीस्ट इमोशन इज़ कम्यूटेटिव। ये कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशंस के जिसको हम वन बाय वन इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशंस। अब यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशन की बात की जाए तो इट डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव फीलिंग्स। सब्जेक्टिव, इस तरह आपके पेपर के पोर्शन होते हैं ना, एक ऑब्जेक्टिव होते हैं और एक सब्जेक्टिव होता है। ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है सेम, यानी कि आपके पेपर में जो एक पोर्शन होता है ऑब्जेक्टिव पोर्शन से सारे एमसीक्यूज होते हैं, लेकिन उसमें एक ऑप्शन सही होता है और वो सब पेपर में एक ही आंसर चाहिए होता है। हॉल में जितने भी लोग पेपर दे रहे होते हैं सब में एक ही आंसर होना चाहिए, वो एक ही ऑप्शन जो है वो करेक्ट होता है। अगर सब ने वही ऑप्शन जो है टिक किया मतलब उनको मार्क्स मिलेंगे, अदरवाइज़ नहीं मिलेंगे। दैट इज़ ऑब्जेक्टिव पार्ट। जो आपको सब्जेक्टिव पोर्शन मिलता है उसमें क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपने आंसर अपने ओन वर्ड्स में देना होता है। जो शख्स जितना अच्छा आंसर दे सकता है उतने उनके अच्छे मार्क्स बनते हैं। अब हॉल में जितने भी स्टूडेंट्स बैठे होते हैं हर एक का आंसर डिफरेंट होता है, हर एक ने अपने ओन वर्ड्स में आंसर को जो है, क्वेश्चन को जो है वो आंसर करने की कोशिश की होती है। तो दैट इज़ सब्जेक्टिव। इसी तरह फीलिंग्स में ऑब्जेक्टिव फीलिंग्स यानी कि सबकी एक जैसी फीलिंग्स हैं, सब्जेक्टिव फीलिंग्स यानी कि सबके डिफरेंट फीलिंग्स हैं। अब यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशन की अगर बात की जाए तो ये डिपेंड्स ऑन सब्जेक्टिव फीलिंग्स, यानी कि हर किसी के फीलिंग्स डिफरेंट होंगे, यानी कि इट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। डिफरेंस आएगा लोगों के फीलिंग्स में। कुछ लोग जो है, अच्छा, ये जो इमोशंस है हमारी, ये मेंटल लाइफ के डिफरेंट लेवल्स, ये इट इज़ प्रेजेंट इन ऑल द लेवल्स ऑफ मेंटल लाइफ। कुछ लोग ज़्यादा इमोशनली इफ़ेक्टिव होंगे, कुछ लोग जो है लेस इफ़ेक्टिव होंगे, लेकिन जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं, वो सारे इमोशनली इफ़ेक्टेड होते हैं। इफ़ दे आर लिविंग बींग्स दैन दे आर इमोशनली इफ़ेक्टेड। लेकिन सब्जेक्टिव फीलिंग्स, यूनिवर्सैलिटी ऑफ इमोशंस यानी कि जो एक कैरेक्टरिस्टिक्स है अकॉर्डिंग टू दिस, हर एक लिविंग बींग तो इमोशनली अफेक्टेड है, लेकिन कुछ लिविंग बींग्स जो हैं वो ज़्यादा इमोशनली इफेक्टेड होंगे, कुछ कम होंगे। यानी एट द सेम टाइम कोई शख्स ज़्यादा खुश होगा, कोई कम खुश होगा, कोई नॉर्मल फील कर रहा होगा। किसी को गुस्सा आ रहा होगा तो इसका ये मतलब नहीं कि हर किसी को गुस्सा आ रहा है। उस वक्त हो सकता है कि कोई ऐसा शख्स हो जो थोड़ा सा इमोशनल में उनके सब्जेक्टिव फीलिंग्स आ रहे होंगे, यानी कि हर किसी के सेम इमोशंस नहीं होंगे, ये सेम लेवल की इमोशंस हर किसी के नहीं होते। इट डिफर्स फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन है, दैट इज़ इमोशंस डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस। आपको टॉपिक से ही पता चल गया होगा कि इमोशन डिपेंड्स ऑन स्टिमुलस, यानी कि स्टिमुलस पे ही हमारे जो इमोशंस हैं वो डिपेंडेंट हैं। Emotion depends on stimulus. Emotions are capable of being excited by large and different kinds of stimulus. Different kinds of stimulus हमें मिलते हैं। Stimulus या stimuli, अगर आपने perception का चैप्टर जो है पढ़ा होगा तो
आपको ये बहुत अच्छे से समझ आएगा कि स्टिमुलस क्या होता है। और अगर आपने नहीं पढ़ा तो अगेन डिस्क्रिप्शन सेक्शन में लिंक्स मौजूद हैं, उस पर क्लिक करें। आप परसेप्शन का चैप्टर भी देख सकते हैं, उस पर भी मैंने वीडियो अपलोड की हुई है। Now, emotions are capable of being excited by large and different kinds of stimulus. यानी कि हमें जितने भी different kinds of stimulus मिलते हैं उसी से हमारी emotions जो है वो excite हो जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी छोटा सा डिस्ट्रक्शन कॉज हो जाए, कोई भी काम जो हमसे सही नहीं हो पा रहा होता, या कोई काम गलत हो जाए, कोई भी गड़बड़ हो जाए, तो भी गुस्सा आता है। जो स्मॉल या एनी काइंड ऑफ डिस्ट्रक्शन, कोई भी गड़बड़, कोई भी डिस्ट्रक्शन जो कॉज हुई है, दैट इज़ अ स्टिमुलस फॉर अस, जिसकी वजह से हमारा एक इमोशन एक्साइट हुआ है। दैट इमोशन इज़ एंगर। अच्छा, फियर जो है, फियर किस चीज़ से रोज़ होती है? फॉर एग्जांपल स्टिमुलस कौन कौन से हो सकते हैं? लाउड नॉइजेस, ऊंची आवाज़ सुन ले बंदा, या डार्क प्लेसेस है, अंधेरा है, या कोई अजीब व गरीब ऑब्जेक्ट या एनिमल्स को कोई देख ले। ये हमारे पास एक एक्सटर्नल स्टिमुलस है कि अंधेरा है, या कोई बहुत ख़तरनाक जानवर आ गया है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जो बहुत अजीब है, तो हमारा जो फियर वाला इमोशन है वो एक्साइट हो जाता है, वो एरोज़ हो जाता है। नेक्स्ट है जॉय। जॉय यानी कि कोई भी खुशी वाली ख़बर हमें मिल जाती है, कोई भी हैप्पीनेस वाली न्यूज़ मिलती है, कोई अच्छा सा मौसम होता है, तो वी फील हैप्पी, वी फील जॉय। सो हमारी इमोशंस जो हैं वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्टिमुलाई के अकॉर्डिंग अराइज होती है या एक्साइट होती हैं। इमोशंस हमारी परसेप्शन ऑफ आइडियाज़ के साथ भी अराइज होती है। कोई आइडियाज़ हमारे माइंड में आ रहे हो, कोई अच्छे आइडियाज़ हैं या बुरे आइडियाज़ हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमारी इमोशंस जो हैं वो अराइज होती हैं। देन अरोज इंटरनली बाय ऑर्गेनिक चेंजेस। अच्छा, अब यहाँ पर हमारे एक्सटर्नल स्टिमुलाई और इंटरनल स्टिमुलाई दोनों आते हैं। एक्सटर्नल स्टिमुलाई में इसलिए मैंने आपको कहा कि कोई भी गड़बड़ हो गई, कोई भी डिस्ट्रक्शन कॉज हो गया, या लाउड नॉइज़ है, या कोई डेंजरस सिचुएशन है, तो हमारा फियर जो है वो अराइज हो गया है। अच्छा, इसके अलावा कोई अच्छी न्यूज़ हमने सुन ली तो हमारा जॉय जो है वो अराइज हुआ है। दिस इज़ ऑल द एक्सटर्नल स्टिमुलाई जो हमें एक्सटर्नल इन्वायरमेंट से मिल रही है। दूसरा जो टाइप है स्टिमुलाई का, दैट इज़ इंटरनल स्टिमुलाई, यानी कि हमारी बॉडीली चेंजेस जो अराउज होती है, हमारी बॉडी में जो चेंजेस आ रही होती हैं, तो उससे भी हमारी जो है इमोशंस जो हैं वो चेंज होती हैं, ये एक्साइट होती है। दैट इज़ इंटरनल स्टिमुलाई। जैसे फॉर एग्जांपल डोपामीन है। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है, जब वो रिलीज़ होता है तो इंसान थोड़ा सा एक्साइट हो जाता है, खुश हो जाता है। तो क्या है, हमारी ऑर्गेनिक चेंजेस में एक इमोशन, ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से या इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से हमारी इमोशन अरोज हुई है। इसके अलावा परसेप्शन ऑफ आइडियाज़ हैं। आप अच्छा सोचेंगे तो आप खुश रहेंगे, तो ये क्या है, हमारी इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से हमारी इमोशंस चेंज हो रही होती हैं। अच्छा, कभी कभी स्टमक अपसेट हो जाता है, जिसकी वजह से इंसान को जो है डिस्कस वाली फीलिंग्स आ रही होती है, डिस्कस वाले इमोशंस आ रहे होते हैं, तो वो भी हमारी ऑर्गेनिक चेंजेस की वजह से हमारी इमोशंस एक्साइट हो रही होती हैं। जो नेक्स्ट हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ लॉस ऑफ थिंकिंग प्रोसेस। अब इंसान जब बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्साइट हो जाता है तो थिंकिंग प्रोसेस उनकी लॉस हो जाती है। सम इमोशन हैव पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑन वॉलंटरी मूवमेंट। हमारी वॉलंटरी मूवमेंट वो वाली मूवमेंट होती है जो हमारे अपने कंट्रोल में होती है, यानी कि हम चल फिर लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से खाना खा लेते हैं, अपनी मर्ज़ी से बैठते हैं, अपनी मर्ज़ी से उठते हैं, तो ये हमारी वॉलंटरी मूवमेंट है। दूसरी जो मूवमेंट है, दैट इज़ इनवॉलंटरी मूवमेंट, जिसमें हमारी मर्ज़ी शामिल नहीं होती, सिर्फ हमारा हार्ट बीट है। हमारा हार्ट बीट है, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम जो काम कर रहा है, तो ये हमारी मर्ज़ी से नहीं हो रहा होता, ये ऑटोमेटिकली चल रहा होता है। दिस इज़ इनवॉलंटरी मूवमेंट। अब कुछ इमोशंस ऐसे हैं जिनका हमारे वॉलंटरी मूवमेंट पे एक पैरालाइजिंग इफेक्ट आ जाता है। पैरालाइजिंग इफेक्ट यानी कि हम वो काम करना छोड़ देते हैं। थिंकिंग एट द वेरी मोमेंट इज़ लॉस्ट। कब? जब इंसान बहुत ज़्यादा खुश होता है तो उनका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एकदम से ख़त्म हो जाता है, या तो इंसान बहुत ज़्यादा अपसेट होता है तो उसका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो काम नहीं कर रहा होता। इसलिए अक्सर कहते हैं कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश हो, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो, तो उस वक्त आप किसी से कोई प्रॉमिस ना किया करें, क्योंकि उस वक्त हमारा जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लॉस हो चुका होता है और हम कोई भी बात मानने को तैयार होते हैं।
किसी बंदे को आपने कन्विंस करना होता है ना, अक्सर किसी को कन्विंस करना होता है तो पहले उसकी बड़ी तारीफ़ की जाती है, या उसको कोई गिफ्ट दे दिया जाता है, या उसको कोई बड़ा खुश करवा दिया जाता है। उसके बाद जब उसको कहते हैं कि हमें ये काम करके दें, तो वो करके दे भी देता है, क्योंकि थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पर उसकी लॉस हो चुकी होती है। अक्सर कुछ क्लाइंट्स होते हैं वो अपने बॉस को बहुत ज़्यादा बटर कर देते हैं, या अपने बॉस को कोई ज़्यादा ही खुश करवा देते हैं, कोई गिफ्ट्स वगैरह कुछ भी। फिर उसके बाद अगर वो लीव मांगे भी तो बॉस जो है उनको लीव दे देते हैं, छुट्टी दे देता है। क्या है, क्योंकि वो इमोशनली उन्होंने अपने बॉस को इतना खुश करवा दिया होता है कि उनकी जो थिंकिंग प्रोसेस है वो लॉस हो चुकी होती है। इसी तरह अक्सर इंसान जो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं, पुराने ज़माने में जो कहते थे ना, बादशाह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था तो वो कहते थे कि मांगो जो मांगना है, आज मैं बड़ा खुश हूँ, आज मेरा मूड बड़ा अच्छा है। तो फिर वो लोग जो है अपनी फरमाइशें करते थे। तो आप कभी भी बहुत ज़्यादा इमोशनली जब एक्साइटेड होते हैं तो प्रोमिसेस जो है उसको अवॉइड करें। अगर आपने कोई प्रॉमिस करना भी है तो थिंक ऑन इट, सोचा करें, अपने माइंड का इस्तेमाल किया करें। तो इमोशनल प्रोसेस जो है वो एट द वेरी मोमेंट इज़ लॉस्ट। इसके अलावा इंसान जब बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाता है, बहुत ज़्यादा गमगीन हो जाता है, उस वक्त भी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लॉस हो जाती है। आप देखें जो बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में लोग चले जाते हैं, जो बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड हो जाते हैं, तो उनका थिंकिंग प्रोसेस लॉस हो चुका होता है। सोचना छोड़ देते हैं, उनका माइंड काम नहीं कर रहा होता कि मैं क्या करूं क्या ना करूं, जिसकी वजह से वो बहुत गलत फैसले ले लेते हैं। खाना खाना छोड़ देते हैं, सोना छोड़ देते हैं। पैरालाइजिंग वॉलंटरी मूवमेंट है ना, पैरालाइजिंग इफेक्ट ऑन वॉलंटरी मूवमेंट। और बहुत सीवियर केस में फिर ऐसे लोग जो हैं वो अपने आप को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देते हैं। तो ज़्यादा सैड इमोशंस की वजह से भी हमारी थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लॉस हो जाती है। इसलिए जो इंसान बहुत ज़्यादा सैड होता है, ये शुड ट्राई कि वो अपने मूड को कहीं अच्छा करें, कोई अपनी जगह को चेंज करें, किसी अच्छी जगह पे जाएं जहाँ पर उनको खुशी महसूस हो, गार्डन्स में जाएं, ग्रीनरी देखें, तो मूड थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। इसके अलावा जो लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाते हैं, उस वक्त भी उनका थिंकिंग प्रोसेस जो है वो लॉस हो जाता है। गुस्से में इंसान अक्सर वो बातें कह देता है कि बाद में फिर उसको पछतावा होता है कि मैंने कहा क्यों था। वाई? क्योंकि वो इमोशनली इतना ज़्यादा एक्साइटेड हो चुका होता है, क्योंकि उसका थिंकिंग प्रोसेस वहाँ पर काम नहीं करता। इसलिए कहा जाता है कि जब आप बहुत ज़्यादा खुश होते हैं तो कोई प्रॉमिस ना किया करें, जब आप बहुत ज़्यादा गुस्सा होते हैं तो कोई फ़ैसला ना लिया करें, कोई डिसीजन ना लिया करें। क्योंकि बहुत ज़्यादा गुस्सा जब इंसान होता है उस वक्त वो ऐसा फ़ैसला ले लेता है, ऐसा डिसीजन बना लेता है जिस पे फिर बाद में उसको पछतावा होता है कि मैंने क्या कर दिया, मैंने ऐसे क्यों किया, या मैंने ऐसे क्या क्यों कहा। तो थिंकिंग प्रोसेस जो है वो एट द वेरी मोमेंट इज़ लॉस्ट। सो वेन एवर यू फील दैट यू आर इमोशनली एक्साइटेड, whether you're emotionally excited by joy or by anger or by sadness, try to bring that to the नॉर्मल लेवल, बैलेंस लेवल पे उसको लाने की कोशिश करें। उसके बाद फिर आपने कोई फ़ैसला लेना है तो आप ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ परसिस्टेंसी। कुछ इमोशंस ऐसे होते हैं जो बहुत लंबे अरसे तक चलते हैं। सम इमोशंस टेंड्स टू परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम और पीरियड। ऐसे इमोशंस एक इमोशनल डिस्पोजिशन या मूड जो है उसको छोड़ देते हैं। लीव बिहाइंड एन इमोशनल डिस्पोजिशन और मूड, यानी कि एक आपकी माइंड में, आपकी बॉडी में एक इमोशनल डिस्पोजिशन रह जाता है। डिस्पोजिशन यानी कि एक मेमोरी टाइप की चीज़ जो है वो सेव हो जाती है। तो इसीलिए कुछ लोग एक किसी भी सर्टन चीज़ some people are more sensitive to certain emotions, and more emotional mood is heightened tendency to feel a particular emotion. आप देखें कि हमारी बॉडी में मेमोरीज सेव होती है ना, मेमोरीज की तरह इस तरह हमारी बॉडी में इमोशंस भी सेव होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, when anyone fears, we see that though the emotion of fear disappears, but this fear in the shape of emotional mood persists for a longer time. कुछ लोग होते हैं ना जिनको आपके कोई वर्ड, कोई जगह, कोई किसी शख्स से किसी के साथ किसी की लड़ाई हुई होती है, मिसाल के तौर पे किसी भी बंदे के साथ उसकी दुश्मनी होती है। नेक्स्ट टाइम जब वो इस शख्स का नाम भी सुनता है तो उसको गुस्सा आ रहा होता है, उसको हेट्रेड वाली फीलिंग्स आ रही होती हैं
क्योंकि वो एक इमोशनल डिस्पोजिशन रह जाती है। आप किसी जगह पे गए हो, आपका बड़ा अच्छा एक्सपीरियंस रहा है वहाँ पर, अगली बार जब आप उस जगह का नाम भी सुनते हो या आप उस जगह पे जाते हो तो आपको वही सेम अच्छी वाली फीलिंग्स आ रही होती है, आपकी इमोशनल डिस्पोजिशंस वहाँ पर रह जाती हैं। तो इमोशनल डिस्पोजिशन, अच्छा कुछ लोग देखें फोबिया जिनको हो जाता है, क्यों, या तो उनका बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा होता है उस चीज़ के साथ, उनके सामने आप स्पाइडर या स्नेक का नाम लें भी तो उनको बड़ा खौफ सा आ रहा होता है, क्योंकि उनकी एक इमोशनल डिस्पोजिशंस रह जाती हैं। दिस इज़ समटाइम्स इमोशनल टेंस टू परसिस्ट फॉर लॉन्ग टाइम और पीरियड। नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ बॉडीली चेंजेस। अगेन जैसे हमने एक्सटर्नल स्टिमुलाई इंटरनल स्टिमुलाई को पढ़ा था, इसी तरह बॉडीली चेंजेस सेम इज़ द केस विद द बॉडीली चेंजेस, लेकिन इसमें थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि हम ये डिस्कस करेंगे कि इमोशनल अरोजल की वजह से हमारी बॉडी में चेंजेस आ जाती है। इमोशनल बिहेवियर आप कह सकते हैं कि नंबर ऑफ बॉडीली चेंजेस से बने हैं जो हमेशा हमारी बॉडी में प्रेजेंट होते हैं। सो हमारी किसी भी इमोशन की वजह से हमारी बॉडी में फिजियोलॉजिकल चेंजेस आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पर ब्लड प्रेशर हो गया, पल्स रेट हो गए, हार्ट बीट हो गया, रिस्पायरेशन हो गया, तो ये सारी क्या है, ये बॉडीली चेंजेस हैं हमारी बॉडी में, जिसकी वजह से यानी कि किसी भी इमोशन की वजह से हमारी बॉडी में चेंज आ रहा होता है। अब देखिए कुछ लोगों को एकदम से जो ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है कोई भी बात सुनने की वजह से, देयर इज़ बॉडीली चेंजेस, या गुस्सा आ जाता है, गुस्से में बंदे का ब्लड प्रेशर बहुत हाई होता है, इमोशंस की वजह से बॉडी चेंजेस आ रही होती है। हार्ट बीट है, रिस्पायरेशन है, बहुत ज़्यादा बंदे को खौफ भी आए ना तो उनकी जो रिस्पायरेटरी सिस्टम थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहा होता है, सांस में मसला होता है, या हार्ट बीट उनकी तेज़ हो जाती है, तो ये क्या है, बॉडीली चेंजेस। इसके अलावा इमोशनल स्टेट में हमारी फेशियल एक्सप्रेशंस और गेस्चर्स जो हैं उसमें भी आप चेंज दे सकते हैं। बंदा बहुत ज़्यादा खुश है तो उसके चेहरे को देख के आपको पता चल रहा होता है, बंदा जो फेस इसका में किसी का चेहरा आप देखें ना तो चेहरे से आपको पता चले बंदा बड़ा खुश नज़र आ रहा है। आप अक्सर अपने फ्रेंड्स से पूछते हैं ना आजकल बड़े खुश नज़र आ रहे हो, क्या हो गया। इसी तरह बॉडी चेंज, बिकॉज आप उनके बॉडीली चेंजेस से ही अंदाज़ा लगा लेते हैं कि कौन से इमोशंस में हैं। इंसान के गेस्चर्स से भी आप अंदाज़ा लगा सकते हो, गेस्चर से भी पता चल रहा होता है कि इंसान जो है या तो गुस्से में, या तो ये बड़ा खुश है, या तो ये अपसेट है। बड़ा आराम से स्लो स्लो बंदा चल रहा हो तो आप कहते हैं बंदा बड़ा गमगीन है कि क्या है। दीज आर लाइक आप बॉडीली चेंजेस, इमोशंस का हमारी बॉडीली चेंजेस पे भी असर पड़ रहा होता है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ emotional difference vary from one individual to another and from one situation to another। यानी कि हमारे इमोशंस जो हैं फ्रॉम पर्सन टू पर्सन वेरी करते हैं, लेकिन फ्रॉम प्लेस या फ्रॉम वन सिचुएशन टू अनदर सिचुएशन भी ये डिफ़र करते हैं। इसमें हमारी डिफरेंस इन हेरेडिटी भी आती है, इसमें हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी आते हैं। हेरेडिटी यानी कि हमारा जो ख़ानदानी इशू है वो इसमें आप ऐड कर सकते हैं। तो डिफरेंस इन हेरेडिटी हमारा एक इज़ वन ऑफ द कॉजेज़ जिसकी वजह से हमारे डिफरेंट इमोशंस आते हैं। अक्सर आप देखें किसी फैमिली में जो है गुस्सा बड़ा कॉमन होता है, जो उन्होंने उनकी हेरेडिटी में जो है वो शामिल होता है। कुछ लोगों की हेरेडिटी में जज्बा और खुशी और इन्जॉयमेंट ये बहुत होती है। डिफरेंस इन हेरेडिटी यहाँ पर आ जाती है। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इफ़ेक्ट करते हैं एक किसी भी इंडिविजुअल की इमोशनल बिहेवियर को। यानी कि आप अच्छे इन्वायरमेंट में हैं जहाँ पर सब लोग हर एक चीज़ को एंजॉय करते हैं, पॉजिटिविटी है उस इन्वायरमेंट में, तो वहाँ पर आपका इमोशन भी बड़ा पॉजिटिव होता है। इसलिए हमेशा चूज़ करें कि आप अच्छे लोगों के साथ बैठें, आप पॉजिटिव माइंडेड लोगों के साथ बैठें, क्योंकि इन्वायरमेंट का भी आपकी इमोशन पे बहुत बहुत बड़ा असर होता है। नेगेटिव लोगों के साथ बैठेंगे जो हमेशा बैक बाइटिंग करते हैं, हमेशा नेगेटिविटी बोलते रहते हैं, डेफिनेटली आपकी इमोशंस में भी उसी तरह चेंज आता रहेगा। इमोशंस डिफर फ्रॉम पर्सन टू पर्सन एंड फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। ठीक है। अच्छा, साइकोलॉजिस्ट क्या कहते हैं? साइकोलॉजिस्ट ने डिस्कवर किया, उन्होंने दरियाफ़्त किया कि कोई भी शख्स जिसको बचपन में बहुत ज़्यादा बीमारियां हुई हों, बहुत ज़्यादा बीमार हुआ हो कोई भी बच्चा, अक्सर कुछ बच्चे बचपन में बहुत बीमार होते हैं, तो ऐसे शख्स जब वो बड़े हो जाते हैं, जब वो कॉलेज के लेवल पे आते हैं, तो या तो उनको गुस्सा बहुत आता है या तो उनको डर बहुत लगता है। Person who had more diseases in childhood are more prone to anger and fear responses when tested at the college age। ऐसे लोगों को कॉलेज एज पे चेक किया गया, टेस्ट किया गया, तो अंदाज़ा हुआ कि जो बच्चे जो
बचपन में बहुत बीमार रहे होते हैं, तो कॉलेज लेवल पे वो बहुत ज़्यादा प्रोन होते हैं एंगर, दे आर मोर प्रोन टू एंगर एंड फेयर रिस्पॉन्सेस, बहुत सेंसिटिव होते हैं ऐसे इमोशंस की तरफ. दिस इज़ about emotional differences from one individual to another and from one situation to another situation. जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज़ नीड ऑफ इमोशनल रिलेशन. कभी भी कोई भी इमोशन फॉर्म करने के लिए इमोशनल रिलेशन होना ज़रूरी है, एक इमोशनल रिश्ता होना ज़रूरी है. देयर मस्ट बी एन इमोशनल रिलेशन विद एन इंडिविजुअल और थिंग. किसी भी चीज़ के साथ या किसी भी शख्स के साथ हमारा एक इमोशनल रिलेशन होना ज़रूरी है. फॉर एग्ज़ाम्पल रिलेशनशिप बिटवीन अ मदर एंड अ सन. माँ को अपना बेटा बड़ा अजीज़ होता है. कभी भी उनको कोई खुदा न खास्ता सैड न्यूज़ सुनने को मिले अपने बेटे के हवाले से, डेफिनेटली वो बड़ी अपसेट हो जाती है. हालांकि मिसाल के तौर पे जो सिचुएशन है वो उस सिचुएशन से उनकी मदर तो नहीं गुजरी, उनका बेटा गुजर रहा है, बट उनको अपसेट फीलिंग्स आ रही होती है क्योंकि उनका बेटा जो है या वो बीमार है या वो किसी ऐसी सिचुएशन में है जो अच्छा सिचुएशन नहीं है. तो मदर जो है उनका एक इमोशनल रिलेशन की वजह से मदर्स की भी इमोशंस जो है वो राइज हो रही होती है. कभी कभी मदर्स को पता चले कि भैया उनका बेटा बड़ा कामयाब हो गया है, अच्छी जॉब लग गई है, जो भी है, तो मदर्स भी बहुत ज़्यादा खुश हो रही होती है, वो भी इमोशनली एक्साइट हो रही होती है बिकॉज ऑफ द इमोशनल रिलेशन. इसी तरह हम अपनी कंट्री से मोहब्बत करते हैं. हमारे कंट्री के अगेंस्ट कोई भी बात करता है तो हमें बड़ा गुस्सा आता है. कोई भी इस तरह नेशनल डेज़ हो तो उसको हम बड़ी खुशी से सेलिब्रेट कर रहे होते हैं. हम अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई भी इस तरह बात है, बड़े कभी कभी होते हैं ना, कोई ऐसी स्पीच सुन लें या अपनी कंट्री से रिलेटेड कोई नेशनल एंथम या कोई नेशनल सॉन्ग सुन लें तो हमें आंखों में रोना भी आ रहा होता है. दैट इज़ क्योंकि हमारी एक इमोशनल रिलेशंस जो हैं वो फॉर्म हो चुकी है हमारी कंट्री के साथ. इसी तरह आप कुछ बच्चे देखिए अपने टेडी बियर से बहुत प्यार करते हैं. कभी उनका टेडी बियर गुम हो जाए तो रोने लग जाएंगे बिकॉज उनका एक इमोशनल रिलेशन हो चुका होता है अपनी टेडी बियर के साथ. तो देयर मस्ट बी एन इमोशनल रिलेशन विद एन इंडिविजुअल और थिंग. अच्छा, नेक्स्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है वो है क्रिएटिव टेंडेंसी इन इमोशंस. कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक बंदा जब इमोशनल कंडीशन में हो ना तो वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होता है. A man is creative when he is active rather than passive in emotional condition. एक बंदे को गुस्सा बहुत आ रहा हो तो वो दौड़ बहुत तेज़ लगा सकते हैं. क्यों? वो इमोशनल कंडीशन में है. एक बंदा बहुत खुश हो तो वो ज़्यादा से ज़्यादा टास्क कंप्लीट कर रहा होता है उस दिन. एक बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनली एक्साइटेड होता है तो बहुत ज़्यादा इंजॉय करता है, दौड़ लगाता है, एक्टिव होता है, हर एक एक्टिविटीज़ को जो है कर रहा होता है, घर के सारे काम निपटा रहा होता है. वाई? बिकॉज ही इज़ इन इमोशनल कंडीशन. खुश है वो. खुशी खुशी आप कोई काम करते हैं ना, बड़े ध्यान से आप उसको करते हैं, बड़े अच्छे तरीके से कर रहे होते हैं. तो क्रिएटिव टेंडेंसीज़ भी वहाँ पर हमारी आ रही होती है. एक बंदा बहुत इमोशनली एक्साइट है या कोई भी इमोशनल कंडीशन में है तो जो पेंटिंग कर रहा होता है, जो आर्ट्स बना रहे होते हैं, तो बड़े अच्छे तरीके से कर रहा होता है. तो क्रिएटिविटी जो है वो हमारी इमोशनल कंडीशंस में, एक्टिव इमोशनल कंडीशंस में जो है, जब कोई भी इंसान एक्टिव इमोशनल कंडीशंस में होता है तो वो क्रिएटिव होता है. जो नेक्स्ट हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज़ इमोशन इज समटाइम इमोशंस आर डिस्प्लेस्ड. ट्रांसफरिंग इमोशन टू अदर पर्सन या टू अदर. फॉर एग्ज़ाम्पल कभी भी अगर हम गुस्सा और हम दूसरों को मजबूर करें वो काम करने पर जिस पे वो राज़ी ना हो तो डेफिनेटली हमारा जो गुस्सा होता है वो उसमें ट्रांसफ़र हो जाता है. दैट इज़ इमोशन, समटाइम इमोशंस आर डिस्प्लेस्ड. अच्छा, इसको हम दो एतबार से या दो पहलू इसके हैं, या सिंपल वर्ड्स में ही आपको समझा देती हूँ. एक बंदा बहुत ज़्यादा गुस्सा है, वो दूसरे पे अपना गुस्सा शो कर रहा है तो हम अपना जो गुस्सा है वो दूसरों में ट्रांसफ़र कर देते हैं. एक इंसान बहुत ज़्यादा खुश है, वो दूसरों के साथ जब बात करता है तो वो डेफिनेटली अपनी जो खुशी है वो उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं. इसी तरह जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं जो नॉर्मली काउंसलिंग करते हैं या थेरेपी करते हैं तो वो अपना जो उनका जो अपना मूड होता है वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, प्लेजर मूड होता है, बड़ा खुशी वाला मूड होता है. जिससे क्या होता है कि जब क्लाइंट आता है अगर वो अपसेट भी हो लेकिन वो एक
पॉजिटिव इमोशन साइकोलॉजिस्ट का देख के वो इमोशंस उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं, जिनकी वजह से क्लाइंट जो है वो भी मच बेटर फील कर होते हैं। इस तरह जो आपके कस्टमर केयर सर्विसेज होते हैं वो भी बड़े नाइसली, बड़े अच्छे तरीके से आपके साथ बात करते हैं। आप चाहे जितना भी गुस्सा हो, जितने भी आप रूडली उनके साथ बात करें, लेकिन वो बड़े नाइसली आपके साथ बात कर रहे होते हैं और इवेंचुअली आपका भी उनके साथ आपका भी एक जो है आपकी इमोशंस जो है वो चेंज हो जाती है। क्यों? क्योंकि वो अपने इमोशंस आप में ट्रांसफ़र कर लेते हैं। दैट इज़ ट्रांसफरिंग इमोशंस टू अदर। दूसरों का इमोशन चेंज करना हो तो आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, चाहे वो जितना भी रूड है आपके साथ, आप पॉजिटिव ही रिप्लाई दें। आप बड़ा कामली, बड़ा पॉजिटिवली रिप्लाई देंगे, इवेंचुअली वो शख्स बिल्कुल आपकी इमोशंस की तरह बिहेव करना शुरू कर देगा। बच्चों को जब आप गुस्सा करते हैं ना, बच्चों पे आप हमेशा चीखते चिल्लाते रहते हैं, बच्चे वही चीज़ सीखते हैं और इमोशंस जो है वो उनमें ट्रांसफ़र हो जाते हैं। नेक्स्ट टाइम वो वही गुस्सा शो कर रहे होते हैं। समटाइम्स इमोशंस आर डिस्प्लेस, ठीक है। अच्छा, इसके बाद फिर जैसे आप दूसरों को गुस्सा डालते हैं, उनको भी गुस्सा आ जाता है। दिस इज़ इमोशंस आर डिस्प्लेस। नेक्स्ट जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इमोशंस की, दैट इज़ इमोशन इज़ डिफ्यूज्ड। बिल्कुल सेम है उसी टॉपिक के अकॉर्डिंग, जैसे हम कहते हैं इमोशंस आर डिस्प्लेस, कि हमारे इमोशन दूसरों में ट्रांसफ़र हो रहा होता है। इमोशन इज़ डिफ्यूज्ड इज सेम लाइक दैट, लेकिन द डिफरेंस इज़ कि इमोशन जो ट्रांसफ़र वाला जो पिछला जो कैरेक्टरिस्टिक्स था उसमें हम इमोशन दूसरों में ट्रांसफ़र कर रहे थे। इमोशन इज़ डिफ्यूज़ में हम क्या करते हैं कि हमारी अपनी बॉडी में जो है इमोशन डिफ्यूज़ हो रहा होता है। डिफ्यूजन क्या चीज़ है? आपने 9th क्लास से ही इस टर्म को सीखा होगा। हम सीखते हैं इसको 9th क्लास से ही, और केमिस्ट्री में नॉर्मली डिफ्यूजन का वर्ड आता है, यानी कि फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन है इसका। द मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल फ्रॉम द हायर कंसनट्रेशन टुवर्ड्स द लोअर कंसनट्रेशन। डिफ्यूजन में क्या चीज़ है? एक एग्जांपल आपको दे दूँ। आप अपने कमरे के किसी भी कॉर्नर में बैठे हो, आप परफ्यूम यूज़ कर लें, बाकी कमरे में परफ्यूम जो है वो फैलना शुरू हो जाता है। परफ्यूम की खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। दिस इज़ डिफ्यूजन। अच्छा, आप कमरे के किसी एक कोने में कॉफ़ी का जार खोल दें। कॉफ़ी का जार आपने एक कमरे में खोला है, लेकिन उसकी खुशबू जो है वो पूरे कमरे में फैल जाती है। इसी तरह कबाब, कोई बंदा कमरे की किसी कोने में खा रहा हो, पूरे कमरे में कबाब की जो स्मेल है वो फैल जाती है। दिस इज़ कॉल्ड डिफ्यूजन। एक एग्जांपल मैंने आपको दे दी। अब इमोशन इज़ डिफ्यूज में क्या है कि इमोशन इज़ एबल टू इफेक्ट द इंटायर बॉडी बाय इमोशनल डिफ्यूजन। एक इंसान को गुस्सा आ रहा हो ना, गुस्सा फैलते फैलते उसकी पूरी बॉडी में फैल जाता है। साथ में उसका बीपी हाई हो जाता है, पल्स रेट हाई हो जाती है, हार्ट बीट हाई हो जाता है, स्वेटिंग आना शुरू हो जाती है, पूरी बॉडी में जो है गुस्सा फैल जाता है। सेम इज़ द केस विद अदर इमोशंस एज वेल। सो the impact is diffused as extreme visual activity that affect the reactions of the entire body, and diffusion intensifies the emotional response and makes it all the more difficult to control or overcome. इमोशन जब पूरी बॉडी में फैल जाता है तो पूरी बॉडी पे उसका एक इफ़ेक्ट पड़ता है, जिसकी वजह से इसको कभी कभी इस तरह होता है कि कंट्रोल करना फिर बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इन शॉर्ट मैं आपको कहूँ कि इंसान जब कोई भी इमोशनली अरोज़ हो रहा होता है तो वो इमोशंस आहिस्ता आहिस्ता करके उसकी पूरी बॉडी में डिफ्यूजन की तरह फैल जाते हैं, जिसकी वजह से हमारी पूरी बॉडी में एक बॉडीली चेंज आ रहा होता है। देन द नेक्स्ट या हम कहें कि लास्ट जो हमारे पास कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इमोशन है, दैट इज़ इमोशन इज़ कम्यूटेटिव। इमोशन इज़ कम्यूटेटिव यानी कि इंसान को गुस्सा आया है तो गुस्सा बढ़ते बढ़ते एंगर कॉजेज़ मोर एंगर, जॉय प्रोड्यूसेस मोर जॉय। गुस्सा आया है तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाएगा, गुस्सा बढ़ता जा रहा होता है। खुशी है इंसान को तो खुश होते होते ज़्यादा खुश हो जाता है। यानी कि इमोशंस इंक्रीज, कम्यूटेटिव का मतलब है टू इंक्रीज टू सम एक्सटेंट। जो शख्स पहले ही गुस्सा हो और उसको कोई ऐसी सिचुएशन मिले या कोई भी ऐसा स्टिमुलस मिले जो गुस्सा दिलाने वाली चीज़ हो, उसका गुस्सा उल्टा और बढ़ जाता है। दैट इज़ इमोशन इज़ कम्यूटेटिव, कि इमोशंस हमारा बढ़ता रहता है। इसी तरह नेगेटिविटी जो है, इट कॉजेज़ मोर नेगेटिविटी एंड पॉजिटिविटी कॉजेज़ मोर पॉजिटिविटी। तो इसीलिए इमोशन को बैलेंस रखने की भी इंसान ज़रूर कोशिश करता है कि इमोशन जो है वो बैलेंस हो, वो बढ़े ना, क्योंकि इमोशन जो है वो बढ़ता रहता है।
सो दिस वाज एंड ऑफ द लेक्चर, दिस वाज एंड ऑफ द वीडियो। अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ है तो आप वीडियो को लाइक करें। ऐसा कोई भी पॉइंट, कोई भी टॉपिक जो आपके लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था, आपको समझ में नहीं आया, कमेंट सेक्शन में पूछें एंड वी विल बी हैप्पी टू हेल्प यू आउट। इसके अलावा अगर आप इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर क्लिक करें, ताकि जब भी नई वीडियो अपलोड होगी तो आपको एकदम से नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। वीडियो के लिंक्स को, चैनल के लिंक्स को अपने फैमिली मेम्बर्स और फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। और तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।